जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज डिस्कस करेंगे सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले भी सीरीज़ का एक पार्ट आ चुका है। शेरशाह बैच की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आप जा सकते हैं, जहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूपीएससी सीडीएस से रिलेटेड वो हम कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। इन्हें आप एक क्वेश्चन की तरह मत लीजिए, ये आपके एक एक टॉपिक के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके आगे पीछे वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हें भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इनटू अ लेक और डिप्रेशन द पैटर्न इज नोन एज। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी रिवर्स है ना, वो जिस तरह से फ्लो करती हैं उसे एक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज किया जा सकता है। बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहला आपका आता है डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक में आपका क्या होता है? देखिए जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा लैंड है, लैंड में कई जगह आपको स्लोप भी देखने को मिलेगी। सपोज करिए अगर हमारी लैंड कुछ इस तरह से है, यानी इस तरह से उसकी स्लोप है, हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ है, तो पानी क्या करेगा? स्लोप की वजह से मूव करना शुरू होता जाएगा। यानी जहां पर भी उसे ढलान देखने को मिलेगी लैंड के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग पानी जो है आपका मूव करता रहता है। और स्लोप की वजह से जो आपकी रिवर मूव करती है, ढलान की वजह से जो आपकी रिवर मूव करती है, उसकी वजह से जो आपका पैटर्न बनता है वो बनता है डेंड्रिटिक पैटर्न। और ये जो आपका डेंड्रिटिक पैटर्न है ये हमारा पेड़ की शाखाओं की तरह दिखता है, यानी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जो हमारा डेंड्रिटिक पैटर्न है। इसमें क्या होता है, जहां जहां पर भी इसे स्लोप देखने को मिलेगी, ढलान देखने को मिलेगी नदी को, वहां वहां पर ये फैल जाएगी। तो ध्यान में रखना, डेंड्रिटिक पैटर्न हमारा पेड़ की शाखाओं की तरह दिखता है, पहली चीज। दूसरी चीज, डेंड्रिटिक पैटर्न आपका बनता है स्लोप की वजह से। जब आपकी रिवर्स जो है जहां पर उसे ढलान मिलती है वहां पर मूव करना शुरू कर देती है, वहां पर जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है वो पैटर्न होता है डेंड्रिटिक पैटर्न। इसी तरह से यहां पर आपका दूसरा पैटर्न आता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेलिस कहते हैं। ट्रेलिस में आपका क्या होता है, हमारी जो हार्ड रॉक्स है और जो हमारी सॉफ्ट रॉक्स है ये हमारी पैरेलल होती हैं। देखिए इसका क्या मतलब है? देखिए सपोज करिए यहां से आपकी रिवर आ रही है, यहां पर आपकी हार्ड रॉक है, इसे एच से डिनोट कर देता हूं। यहां पर आपकी सॉफ्ट रॉक है, यहां पर आपकी हार्ड रॉक है, लेकिन इसके सामने आपको क्या देखने को मिल रही है? यहां पर देखने को मिल रही है हार्ड रॉक और यहां पर आपको देखने को मिल रही है सॉफ्ट रॉक। यानी जब सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक जो है आपस में पैरेलल हो जाती है, वहां पर हमारा कौन सा पैटर्न बनता है? ट्रेलिस पैटर्न बनता है। देखिए सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक का यहां पर कंसेप्ट क्या है? जो हमारी सॉफ्ट रॉक्स होंगी उन चट्टानों को तोड़कर आगे निकल जाना हमारी नदी के लिए आसान रहेगा। अभी यहां पर आपकी सॉफ्ट रॉक है, इसे चीरता हुआ पानी जो है, नदी जो है आगे निकल जाएगी, लेकिन इसके बिल्कुल आगे आपकी क्या है? हार्ड रॉक है, इसको चीर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से यहां पर आपका पानी जो है इस तरफ को फ्लो करेगा। जब इस तरफ को यहां पर फ्लो करेगा, जब यहां पर आपकी सॉफ्ट रॉक आएगी ना, इसे चीरता हुआ पानी जो है फिर से आगे की तरफ चला जाएगा। अगर यहां पर दोबारा से आपकी हार्ड रॉक होगी और यहां पर आपकी सॉफ्ट रॉक होगी, तो ये पानी दोबारा से इस तरफ मुड़ेगा और दोबारा से जहां पर सॉफ्ट रॉक होगी वहां से उसे चीरता हुआ आगे निकल जाएगा। यानी कि हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक की वजह से आपका कौन सा पैटर्न बनता है? ट्रेलिस पैटर्न बनता है। ध्यान में रखना। और यहां पर आप देखना, आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक राइट एंगल देखने को मिल रहा है। अगर कभी भी पूछा जाए जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है वो राइट एंगल पर कौन से ड्रेनेज पैटर्न में मिलती हैं, तो वो हमारा पैटर्न रहता है ट्रेलिस का। और ट्रेलिस पैटर्न आपका बनता किस वजह से है? सॉफ्ट रॉक की वजह से, हार्ड रॉक की वजह से। जब भी हमारी सॉफ्ट रॉक के पहले हार्ड रॉक आ जाएगी, वहां पर नदी को वहां से मूव करना होगा राइट एंगल पर, क्योंकि जब हमारी नदी यहां पर पहुंचेगी, हार्ड रॉक को क्रॉस कर पाना, उसे चीर पाना पॉसिबल नहीं है।
तो पानी इस तरफ फ्लो करेगा, देन यहाँ पर सॉफ्ट रॉक को चीरता हुआ पानी जो है आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ध्यान में रखना, अगर पूछा जाए हमारी स्लोप की वजह से कौन सा पैटर्न बनता है, तो ये बनता है डेंड्रिटिक पैटर्न। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक की वजह से कौन सा पैटर्न बनता है, जहां पर ट्रिब्यूटरीज जो है हमारी राइट एंगल के ऊपर आकर मिलती हैं, तो वो हमारा पैटर्न रहता है ट्रेलिस पैटर्न। इसी तरह से आपका अगला पैटर्न आता है जिसे हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, आपकी एक एलिवेशन होती है, आपकी पीक होती है। इस पीक से आपकी हर तरफ को नदियां निकलती हैं। यानी अगर एक पीक से एलिवेशन की वजह से यहाँ पर हर डायरेक्शन में आपको नदियां देखने को मिलती है, उसकी वजह से जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल पैटर्न कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, देखिए जैसा आपका अमरकंटक प्लेट्यू है, अभी जो हमारा अमरकंटक प्लेट्यू है वहां से हमारी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। अगर एक जगह से, एक पीक से एलिवेशन की वजह से हमारी हर एक डायरेक्शन में नदियां निकल रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल पैटर्न कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं नदियां बाहर की तरफ निकल रही हैं, यहां पर डायरेक्शन क्या रहेगी, हमारी आउटवर्ड रहेगी। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल पैटर्न कहते हैं। अभी हमारी स्टेटमेंट को पढ़िए, व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इनटू अ लेक और डिप्रेशन द पैटर्न इज नोन एज। यहां पर कहना चाह रहा है जब हमारा पानी हर एक डायरेक्शन से लेक की तरफ आता है, यानी अंदर की ओर आता है, उस पैटर्न को क्या कहते हैं। जब मैंने रेडियल पैटर्न के बारे में बताया, वहां पर क्या था, वहां पर एलिवेशन से पानी जो है बाहर की तरफ जा रहा है। यहां पर बात की जा रही है जब हमारा पानी अंदर की तरफ आता है। तो देखिए कई बार ना हमारा काफी ज्यादा डिप्रेशन होता है, यानी वहां पर लो लैंड देखने को मिलेगा। डिप्रेशन होने की वजह से आसपास का जितना भी पानी है ना, वो हमारा इस जगह पर आकर गिर जाता है। यहां पर आपकी क्या बनती है, लेक बनती है। फर्क क्या है, रेडियल वाले पैटर्न में नदियां जो है एक जगह से बाहर की तरफ जा रही थी, रेडियली आउटवर्ड जा रही थी। लेकिन जो आपका सेंट्रीपिटल पैटर्न है ना, यहां पर आपका क्या होता है, डिप्रेशन होता है और बाहर से नदियां जो है यहां पर आती है। क्योंकि अगर यहां पर डिप्रेशन होगा तो ये आपका लो लैंड होगा। इसी वजह से आसपास की जो हायर लैंड्स हैं वहां से जितनी भी नदियां हैं इसके अंदर आकर गिरेंगी। मैं आपको बता दूं, मणिपुर में जो आपकी लोकतक लेक है ना, वो इसी की एग्जांपल है। वहां पर भी उसके आसपास जितना भी पानी है वो वहां पर आकर गिरता है। तो ध्यान में रखना, हमारे कितने तरह के पैटर्न्स थे। ट्रेलिस पैटर्न था, ट्रेलिस पैटर्न में हमारा क्या था, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक थी, अगर वो पैरेलल होगी तो ट्रिब्यूटरीज हमारी राइट एंगल पर बनेंगी। डेंड्रिटिक पैटर्न था, जहां पर पेड़ की ब्रांचेस को हमने देखा उनके जैसा लगता है। डेंड्रिटिक पैटर्न आपका बनता है स्लोप की वजह से। रेडियल पैटर्न आपका बनता है एलिवेशन की वजह से। सेंट्रीपिटल पैटर्न आपका बनता है डिप्रेशन की वजह से। रेडियल पैटर्न में आपका क्या होता है, एक पॉइंट से नदियां जो हैं रेडियली आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ जाती है। सेंट्रीपिटल पैटर्न में क्या होता है, नदियां जो हैं डिप्रेशन की तरफ आती हैं, वहां पर गिरती हैं। बस इतनी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अगर आप थोड़ी सी भी अवेयरनेस रखें ना एग्जाम में, किसी भी आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। यहां पर अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते, यहां पर क्या लिखा है, अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर इट्स कल्टीवेशन। यानी कि भारत की एक मेजर क्रॉप होगी तभी 25% हिस्सा जो है इसकी कल्टीवेशन के अंडर देखने को मिलता है। अगर हम अपने दिमाग में मेजर क्रॉप्स के बारे में सोचना शुरू करें तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, राइस आएगा, वीट आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ध्यान आपका कहाँ पर जाना चाहिए था, वीट और राइस के ऊपर जाना चाहिए था। इसके अलावा जब मैंने आपको क्रॉप्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वीट जो है आपकी रबी क्रॉप होती है। अगर आपने मॉनसून वाला चैप्टर देखा होगा, लेक्चर देखा होगा, वहां पर भी मैंने बताया था वीट आपकी रबी क्रॉप होती है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा हिंट भी दे रखा था कि ये आपकी क्या है, खरीफ क्रॉप है। यानी इतने बड़े हिंट दे रखे हों, आप फिर भी आंसर तक ना पहुंचे तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, राइस रहेगा, क्योंकि राइस आपकी क्या है, खरीफ क्रॉप है।
अभी यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा राइस के बारे में। अगर हम बात करें एरिया वाइज, यानी कि वर्ल्ड की बात करें, जहां पर जो राइस कल्टीवेशन का एरिया है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा भारत में। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा चाइना में, इसके बाद हमें देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। देखिए पहली 3 कंट्रीज का पता होना इस वजह से ज़रूरी है, कई बार इंडिया चाइना के अलावा आपको पूछ सकता है कि कहाँ पर राइस की कल्टीवेशन का जो एरिया है, जहाँ पर उसकी कल्टीवेशन की जाती है, उसके अंदर जो एरिया है सबसे ज़्यादा है। आप देख ही रहे हैं कि भारत में लगभग 25% हिस्सा क्रॉप्ड एरिया जो है वो राइस की कल्टीवेशन के अंदर है। इसी वजह से आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड की नज़र से भारत जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया देखने को मिलता है। एरिया तो भारत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है राइस की, तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है चाइना, उसके बाद में आपका करता है इंडिया, और इसके बाद में आपका करता है इंडोनेशिया। तो देखिए दोनों आपकी अलग अलग चीज़ें हैं। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि भारत का इतना ज़्यादा एरिया होने के बावजूद, यानी चाइना से ज़्यादा एरिया होने के बावजूद, भारत की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी चावल उगाने की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। चाइना की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से चाइना की प्रोडक्शन जो है हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी मैंने आपको बता दिया एरिया कहाँ पर ज़्यादा है, मैंने आपको बता दिया राइस की प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा होती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है अगर हमने सेम लैंड दे दिया, यहाँ पर इंडिया को दे दिया, यहाँ पर चाइना को दे दिया, सेम लैंड के अंदर कितनी प्रोडक्शन कर सकता है। हो सकता है इंडिया में एरिया बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर सेम लैंड के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करें तो कहाँ पर प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा है। जहाँ पर भी प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होगी, जहाँ पर भी राइस की कल्टीवेशन ज़्यादा होगी, वहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे बेहतर रहती है। और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के ऊपर इस वजह से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रोडक्टिविटी राइस में सबसे ज़्यादा है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, लगभग 90% राइस जो आपका कल्टीवेट होता है ना, वो एशिया के अंदर होता है, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% राइस जो है एशिया के बाहर जाता है। इसी वजह से अगर यूएसए में राइस की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राइस आपका ज़्यादातर एशिया में देखने को मिलता है और कंज्यूम भी आपका यहीं पर होता है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी वाइज पूछा जाए तो यूएसए की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद में आपका नंबर आता है जापान का, एंड देन उसके बाद में नंबर आता है चाइना का। तो ध्यान में रखना, एरिया वाइज भारत में सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्शन वाइज चाइना सबसे आगे है, प्रोडक्टिविटी वाइज अगर पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा यूएसए सबसे आगे है। अभी यहाँ पर अगर भारत के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए कि भारत में कौन सा हमारा राज्य है जो राइस की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा करने में आगे है, यानी प्रोडक्शन करने में सबसे ज़्यादा आगे है, तो वो हमारा राज्य है वेस्ट बंगाल। अगर एरिया का पूछा जाए, एरिया ऑफ कल्टीवेशन कौन से राज्य का सबसे ज़्यादा है राइस में, उसका भी आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा जाए तो भारत में राइस की खेती की जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी हमारे पंजाब राज्य की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एरिया वाइज पूछे देन वेस्ट बंगाल है, प्रोडक्शन वाइज पूछें तो भी वेस्ट बंगाल है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी वाइज पूछें तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हमारे पंजाब राज्य की राइस की कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो हमारा राइस है इसको ग्रो करने के लिए हमें चाहिए रहता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। किस तरह का क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। अभी यहाँ पर आपकी जो सॉइल होती है ना, उसका टेक्सचर आपका क्लेई होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी क्लेई सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पर पानी को होल्ड रखना होता है, जो कि चावल की खेती के लिए, राइस की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी सॉइल होती है ना, वो आपकी होती है एसिडिक। ध्यान में रखना, जब हमारी राइस की कल्टीवेशन होती है जहाँ पर, वहाँ पर जो हमारा सॉइल रहेगा, कैसा सॉइल रहेगा? एसिडिक सॉइल रहेगा।
जिसका पीएच जो है 5.5 से 6.5 के बीच में रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर की, अगर राइस की कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए जिसमें आपकी राइस की खेती होती है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका रहता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जब आपकी राइस की कटाई होती है ना, तब यहाँ पर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम चाहिए रहता है, ये चाहिए रहता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान में रखना, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में पूछे जब हमारे राइस की कल्टीवेशन होती है, जब उसे बोया जाता है, तो यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन के लिए ज़रूरत होती है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। इसके अलावा जब वो हमारी अच्छे से ग्रो हो जाती है, उसकी कटाई का समय आता है, तब हमारा टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो आपको पता चल गया राइस की कल्टीवेशन भारत में वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका क्लेई टेक्सचर का सॉइल होना चाहिए, यानी जिसमें आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं ताकि पानी को होल्ड करके रख सके। यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो हमारी राइस की खेती होती है, राइस है, ये 35-36 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर सहन कर लेती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो राइस है हमारी, इसका टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, 21 डिग्री से 37 डिग्री तक वेरी कर जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है 30 से 32 डिग्री, लेकिन जब इसकी कटाई करनी है तब हमें टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 के बीच में। इसके अलावा 32 से थोड़ा ऊपर भी चला जाए, 36-37 तक भी चला जाए, तो भी राइस को कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछते क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कटाई के बारे में पूछते हैं तब टेम्परेचर चाहिए 20 से 25, अदरवाइज ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये आपका 30 से 32 के बीच में रहता है। इसके अलावा यहाँ पर फोकस करते हैं, ऑस, अमन एंड बोरो आर इट्स 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ना आपके 3 अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आपकी ऑस राइस होती है ना, इसे हमारा बोया जाता है अप्रैल मई में, और यहाँ पर इसे काटा जाता है, इसकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं, अप्रैल मई का मंथ आपका कैसा होता है, प्री मॉनसून रेनफॉल वाला होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा अमन टाइप है राइस की, इसे हमारा बोया जाता है जून जुलाई के महीने में। जून जुलाई के महीने में, यानी इसका सीधा सा मतलब हो गया जब आपका मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। और इसकी कटाई कब होती है, इसकी कटाई की जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, जब आपकी सर्दियां जो है स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा बोरो की बात करें, यहाँ पर जो आपका बोरो है, इसे यहाँ पर बीजा जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में, और इसकी कटाई कब की जाती है, इसकी कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। इसी वजह से यहाँ पर जो आपकी बोरो राइस है ना, इसे समर राइस भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर जो हमारी बोरो राइस है, इसे समर राइस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कटाई जो है हमारी मार्च अप्रैल में की जाती है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हमारी किसकी होती है, तो यहाँ पर होती है अमन राइस की, जिसे हमारा बोया जाता है जून जुलाई के मंथ में, और इसकी कटाई की जाती है अक्टूबर नवंबर के मंथ में। भारत में जो आपको राइस देखने को मिलेगा ना अमन वाला, लगभग भारत जो राइस पैदा करता है उसका 50% जो है आपका अमन राइस ही रहता है। इसके बाद में भारत में जो कल्टीवेशन होती है राइस की, उसमें आपको ऑस कैटेगरी देखने को मिलेगी। ये जो आपकी ऑस कैटेगरी है, इसे ऑटम राइस भी कहते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पर जो आपकी ऑस कैटेगरी है, इसे ऑटम राइस कहते हैं। यहाँ पर जो आपका बोरो है, इसे हम समर राइस भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी अमन राइस है, इसे हम कहते हैं खरीफ राइस। डिफरेंस क्लियर हो गया। ऑस राइस जिसे हम प्री मॉनसून रेनफॉल में बीजते हैं, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है, उसे ऑटम राइस कहते हैं। अमन राइस जो भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसे बोया जाता है जून जुलाई के महीने में, अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। जून जुलाई का महीना हो गया, यानी कि जब आपकी रेनफॉल स्टार्ट हो चुकी है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, खरीफ राइस भी कहते हैं। बोरो राइस जिसे हम समर राइस कहते हैं, इसे बोया जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में, कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में, जिसे हम समर राइस भी कहते हैं। तो यहाँ पर सारे डिफरेंसेस क्लियर हो जाने चाहिए। इसे ऑटम राइस कहते हैं, इसे खरीफ राइस कहते हैं।
इसे समर राइस कहते हैं। भारत में राइस की कौन सी टाइप सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? अमन राइस देखने को मिलती है। अभी मुझे बताइए, इससे ज़्यादा अच्छे से आपको कोई बताएगा? नहीं बताएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया? नीचे कमेंट क्यों नहीं किया? कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए यार। अगर 500 ही बच्चे देख रहे हैं, 500 कमेंट आ जाएंगे तो YouTube आपको भगा नहीं देगा कि जितने लोगों ने देखा उतने ही लोगों ने कमेंट कर दिया। कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पर लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के फ़ायदे की बात कर ली जाए। CDS 2021 के लिए OTA का कोर्स अवेलेबल है, मैथमेटिक्स का कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको 200 प्लस वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए रहते हैं, तो यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, और इसके चार्जेस भी आपके कोई ज़्यादा नहीं हैं। अगर आप बाहर जाएंगे ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट की ट्यूशन भी पढ़ने चले जाते हैं, 9th क्लास के बच्चों को पूछ लेना, 10th क्लास के बच्चों को पूछ लेना, उसके भी चार्जेस इस कंप्लीट कोर्स से ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे की है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, चाहे इंग्लिश में है, चाहे ज्योग्राफी में है, चाहे साइंस में है, चाहे हिस्ट्री में है, चाहे पॉलिटी में है, यहाँ पर सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। अपने फ़ायदे के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा, क्वालिटी मटेरियल मिलेगा जो CDS की प्रेपरेशन के लिए आपको चाहिए रहता है। इसके अलावा आपको कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स करिए, नोट्स को पढ़िए। अगर आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते, आपको समझकर चीज़ें आसानी से पता चलती हैं, जैसे कोई बंदा आपको बता देता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसे ग्रैब कर लेते हैं, तो यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स हैं, 200 प्लस लेक्चर्स रहेंगे, ये सभी के सभी मैंने खुद लिए हैं। इनमें से कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है जो किसी और टीचर ने पढ़ाया है, बनाया है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिलेंगे, लगभग यहाँ पर आपके 4000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसी वजह से आज ही एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, CDS 2021 OTA कोर्स में एनरोल कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोरियोलिस फोर्स इज नॉट करेक्ट। अभी यहाँ पर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कोरियोलिस फोर्स को मैंने आपको समझाया था, जो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से लगती थी। अर्थ जो है हमारी रोटेट कर रही है, और स्पीड ऑफ रोटेशन में हमारा चेंज आता है जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ आते हैं। शेरशाह बैच की पहली वीडियो को देखना, समझना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर तो ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा ईजी थी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगह राइट डायरेक्शन लिखा है, जिसका मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपकी गलत ज़रूर होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कोरियोलिस फोर्स आपकी 0 होती है इक्वेटर के ऊपर, मैक्सिमम होती है पोल्स के ऊपर। यानी यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। अगर बात करें यहाँ पर विंड की डिफ्लेक्शन की, तो देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में विंड डिफ्लेक्ट करती है राइट की तरफ, यानी कुछ इस तरह से, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में विंड जो है डिफ्लेक्ट करती है लेफ्ट की तरफ। इसी वजह से यहाँ पर आपकी पहली ऑप्शन सही है, दूसरी ऑप्शन सही है, यहाँ पर लास्ट वाली ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन सी आपकी होगी इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपकी राइट डायरेक्शन नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी आपकी लेफ्ट डायरेक्शन। इतना आपको पता होना चाहिए था। कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवा जो है सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करती है राइट की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। देखिए ये जो आपका रॉक साइकिल वाला टॉपिक है, इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके ना अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पर बात करते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। देखिए जो आपकी इग्नियस रॉक होती है, जो अर्थ के अंदर से हमारा मैग्मा बाहर आता है, जो हमारा लावा ठंडा होता है, लावा ठंडा होने की वजह से यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन होती है इग्नियस रॉक की, जिसे हम
प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ध्यान में रखना, जो हमारा अर्थ के अंदर मोल्टन लावा है, मैग्मा है, बाहर जब आता है जिसे हम लावा कहते हैं, जब वो ठंडा होता है तब हमारी फॉर्मेशन होती है इग्नियस रॉक की। इसके अलावा यहाँ पर अर्थ के अंदर से ये मोल्टन मटेरियल बाहर आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर आपको फॉसिल्स नहीं मिलते। फॉसिल्स आपके क्या होते हैं? फॉसिल्स आपके होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी अवशेष, प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। कई बार इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि क्या इग्नियस रॉक्स के अंदर हमें फॉसिल्स मिलते हैं? नहीं, फॉसिल्स नहीं मिलते। इसके अलावा जो हमारी इग्नियस रॉक्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ध्यान में रखना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है। सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक क्यूब लिया, अगर मैं इस क्यूब को रिपीट करता रहता हूँ एक डेफिनेट पैटर्न में, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहेंगे। लेकिन अगर मेरा पैटर्न जो है डेफिनेट नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने 3 क्यूब्स ले लिए, यहाँ पर मैंने 2 ले लिए, इसके ऊपर 1 ले लिया, अगर यहाँ पर हमारा कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है उसे हम कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। अगर पूछा जाए इग्नियस रॉक्स के बारे में, यहाँ पर आपको फॉसिल्स भी नहीं मिलते। दूसरी चीज, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। इसके अलावा हमारी काफ़ी रॉक्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। एक्चुअल में ये लेयर्स देखने को मिलती है प्रेशर की वजह से, लेकिन इग्नियस रॉक्स में आपका लेयरिंग का फीचर नहीं होता। जो हमारी इग्नियस रॉक्स होंगी इनके बीच में आपको लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगी। अभी यहाँ पर जो आपकी इग्नियस रॉक होती है ना, ये आपकी एसिडिक भी होती है, ये आपकी बेसिक भी होती है। देखिए जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि हमारा कई बार इस तरह की ना ज्योग्राफी में टर्म्स यूज की जाती है कि ये रॉक आपकी बेसिक लावा से बना है, ये रॉक आपका एसिडिक लावा से बना है। अभी यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि बेसिक लावा क्या है, एसिडिक लावा क्या है? देखिए जहाँ पर भी आपका सिलिका का कंटेंट जो है ज़्यादा होता है वो रॉक हमारी क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। जबकि अगर हम बात करेंगे बेसिक रॉक की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा आयरन, यहाँ पर देखने को मिलेगा अल्यूमिनियम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड देखने को मिलेंगे जहाँ पर हमारा बेसिक रॉक होता है। और जहाँ पर भी हमारी एसिडिक रॉक होगी ना, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सिलिका। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमारी इग्नियस रॉक 2 तरह की हो सकती है। जहाँ पर सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होगा वो हमारी एसिडिक रॉक है। जहाँ पर आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिक इग्नियस रॉक कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, देखिए जो भी रॉक हमारी एसिडिक होती है ना, उनका जो कलर होता है वो हमेशा लाइट होगा। ध्यान देना, अगर लिखा गया हो कि हमारी रॉक का कलर जो है यहाँ पर बिल्कुल लाइट है, उसकी डेंसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वहाँ से समझ लेना बात की जा रही है एसिडिक रॉक की। अगर कलर आपका डार्क होगा तो वो आपकी कौन सी रॉक होगी? बेसिक रॉक होगी। देखिए यहाँ पर ना बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, पूछी जा सकती हैं। अगली बार आपको पूछ लेंगे जो हमारी बेसिक इग्नियस रॉक है बताइए उसमें हमें क्या नहीं मिलता। वहाँ पर लिखा गया होगा आयरन, वहाँ पर लिखा गया होगा सिलिका, वहाँ पर लिखा गया होगा मैग्नीशियम, वहाँ पर आपका लिखा गया होगा हमारे आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, हाँ यहाँ पर लिखा गया होगा एल्यूमिनियम। ये 4 चीज़ें लिखी गई होंगी तो आपको पता होना चाहिए सिलिका जो है आपका ये हमारा एसिडिक रॉक के अंदर मिलता है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं, देखने में लगेंगे 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है कि बेसिक लावा क्या होता है, एसिडिक लावा क्या होता है, रॉक आपकी कैसे बनती है, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा ग्रेनाइट है ये हमारी क्या है? इग्नियस रॉक है। ध्यान देना, ग्रेनाइट हमारी क्या है? इग्नियस रॉक है। इसके अलावा ग्रेनाइट हमारी किस तरह की रॉक है? एसिडिक रॉक है या बेसिक रॉक है? अभी आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए ग्रेनाइट हमारी क्या है? एसिडिक रॉक है, यानी कि इसमें आपको सिलिका का कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेनाइट के अंदर हमें किसका कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है? ग्रेनाइट के अंदर हमें कंटेंट देखने को मिलता है
सिलिका का ज़्यादा। कई बार तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे कि ग्रेनाइट जो आपकी एसिडिक रॉक है उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, सिलिका देखने को मिलता है। और जहां पर हमारी एसिडिक रॉक होगी उसका कलर कैसा होगा, लाइट कलर होगा, और उसकी जो डेंसिटी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बने इग्नियस रॉक्स आपकी और कौन सी है, एक आपका हो गया ग्रेनाइट, इसके अलावा हमारी एक और थी रॉक, मुझे याद करने दीजिए एक मिनट, हाँ, जो आपकी गैब्रो रॉक थी, ये भी आपकी क्या होती है, इग्नियस रॉक होती है। इसके अलावा जो हमारी डायोराइट रॉक होती है ये भी आपकी क्या होती है, इग्नियस रॉक होती है। इसके अलावा मैं आपको एक और डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए इग्नियस रॉक भी हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी होती है प्लूटोनिक रॉक, एक हमारी होती है वोल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक हमारी होती है, देखिए हमारी अर्थ की ना लेयर्स हैं, हमारा कोर है, यहाँ पर मेंटल है, यहाँ पर क्रस्ट है। अगर हमारा लावा जो है पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, क्रस्ट के नीचे ही ठंडा हो जाता है, उसकी वजह से जो रॉक बनती है उसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। अगर लावा पृथ्वी के बाहर आने के बाद ठंडा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक रॉक कहते हैं। वोल्केनिक रॉक की एग्जांपल क्या है, जो आपका बसाल्ट है वो एग्जांपल है वोल्केनिक रॉक की। इसके अलावा प्लूटोनिक रॉक की एग्जांपल क्या है, यहाँ पर जो आपका ग्रेनाइट है ये हमारी क्या है, प्लूटोनिक रॉक है, यानी क्रस्ट के अंदर ही यहाँ पर आपका जो मैग्मा है ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लूटोनिक रॉक बनती है। ग्रेनाइट होगी, डायोराइट हो गया, गैब्रो हो गया, ये सभी एग्जाम्पल है किसकी, प्लूटोनिक रॉक्स की। बसाल्ट आपका एग्जाम्पल है किसका, वोल्केनिक रॉक का। इसके अलावा मैं बता दूं जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। हार्ड होने की वजह से इनका यूज़ किया जाता है हमारे मॉन्यूमेंट्स के अंदर ना, आपने कई बार देखा होगा जिसके ऊपर हमारे नाम लिखे होते हैं, फलाने बंदे ने यहाँ पर आकर इसका उद्घाटन किया, वो जिस पत्थर के ऊपर लिखा गया होता है ना वो आपका इग्नियस रॉक का होता है। इसके अलावा शमशान घाट में आप देखेंगे जहाँ पर बंदों को दफनाया जाता है, उनके ऊपर जो ग्रेव स्टोन्स होते हैं ना, जो पत्थर के बने होते हैं, वो भी हमारे कौन से होते हैं, इग्नियस रॉक के होते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक हमारी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो काफ़ी चीज़ें हमने देख ली, समझ ली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे मिल्पा एंड लडांग आर डिफरेंट नेम्स फॉर। देखिए यहाँ पर ना आपके दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मिल्पा और लडांग हमारे कौन सी कल्टीवेशन का नाम है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है मिल्पा और लडांग जो हमारे नाम हैं ये किस देश में है इस कल्टीवेशन के। तो देखिए इसका आंसर है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका क्या होता है, जहां पर आपके लैंड में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, वो इनफर्टाइल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपके फार्मर्स हैं या फिर ज़्यादातर जो आपके ट्राइबल पीपल हैं वो क्या करते हैं, इसे बर्न कर देते हैं। बर्न करने के बाद इस लैंड को छोड़ दिया जाता है ताकि 2-3-4 सालों में ऑटोमेटिकली इसकी फर्टिलिटी जो है वापस आ जाए। तब तक ये दूसरे लैंड के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। जब वहाँ पर उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, दोबारा से उसे बर्न कर दिया जाता है, तब तक यहाँ पर उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वापस आ जाती है। तो इस तरह से जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है चलती रहती है। अभी जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसके बहुत सारे नाम हैं, इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है जो यहाँ पर लिखा गया है, मिल्पा और लडांग हमारे किसके नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है, मिल्पा नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कौन से कंट्री में है, लडांग नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हमारा कौन सी कंट्री में है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो मिल्पा आपका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ये है आपका मैक्सिको के अंदर, और यहाँ पर जो आपका लडांग नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ये है आपका इंडोनेशिया के अंदर। ध्यान में रखना, लडांग नाम आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है इंडोनेशिया के अंदर, मिल्पा नाम है आपका मैक्सिको के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें ब्राज़ील की, ब्राज़ील में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो नाम है वो है रोका। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका की बात करें, जो हमारा सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है मसोल। इसके अलावा बात करें हमारे श्रीलंका की,
श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं? छीना कहते हैं। ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपका मिल्पा नाम इंपॉर्टेंट था, लदांग नाम इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर छीना नाम इंपॉर्टेंट है, रोका नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे नॉर्थ ईस्ट की, भारत में जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर इसे कहा जाता है झूम कल्टीवेशन। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर पूछें राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? राजस्थान में इसे कहा जाता है बत्रा। बत्रा इसे कहा जाता है राजस्थान में हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए हमारे बस्तर रीजन के बारे में, बस्तर रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है दीपा। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ना आपके बहुत सारे नाम हैं, इसी वजह से आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में इसे कहा जाता है पोडू। जितने भी आपके अलग अलग नाम हैं इनके ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स वाली साइड में इसे कहा जाता है कुमारी। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया ना, वो याद रखना। एक तो मिल्पा है, एक लडांग है, और एक हमारा जो श्रीलंका वाला था जिसका नाम था आपका छीना। ये आपके नाम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपका जो ब्राज़ील वाला नाम है जो हम कहते हैं रोका। तो ध्यान रखना कि हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के किस तरह के नाम हैं और कौन से देश में हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कौन सा नाम देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। देखिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अगेन इतनी ज़्यादा इजी ऑप्शंस कौन बंदा डालता है? यहाँ पर एक ऑप्शन में लिखा गया है कि ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से पास करते हैं, एक ऑप्शन में लिखा गया है कि ये सॉलिड लिक्विड गैस सभी से पास करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आंसर इन्हीं में से एक होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक गलत स्टेटमेंट होनी ही चाहिए। दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी साइमल्टेनियसली करेक्ट नहीं हो सकती। इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चन और ऊपर से इतनी ज़्यादा इजी ऑप्शंस। अभी अगर हम बात करें हमारे अर्थक्वेक के बारे में, तो देखिए अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है ना, वो हमारी सिस्मोग्राफ तक पहुंचती है। सिस्मोग्राफ उन वेव्स को डिटेक्ट करता है, और यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी वेव्स हमारी सिस्मोग्राफ के ऊपर पहुंचती है वो हमारी होती है प्राइमरी वेव्स। इसी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारी प्राइमरी वेव्स हैं ये सबसे ज़्यादा फास्ट हैं। इसके बाद में जो आपका सिस्मोग्राफ होता है ये रिकॉर्ड करता है हमारी सेकेंडरी वेव्स को, और सेकेंडरी वेव्स के बाद में यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है हमारी सरफेस वेव्स को। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, अगर पूछा जाए कि अर्थक्वेक के अंदर जो हमारी तीन तरह की वेव्स होती हैं, एक हमारी सरफेस वेव्स होती है, एक हमारी बॉडी वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स में हमारी प्राइमरी वेव्स होती है, सेकेंडरी वेव्स होती हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सी है, तो यहाँ पर प्राइमरी वेव जो है, सेकेंडरी वेव जो है, सरफेस वेव जो है, इसी ऑर्डर में चलती हैं। यानी प्राइमरी वेव आपकी सबसे ज़्यादा फास्ट है, सेकेंडरी वेव उससे थोड़ी कम फास्ट है, सरफेस वेव जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। लेकिन जो आपकी सरफेस वेव है ना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो है सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी वेव होती है? आपकी सरफेस वेव होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहली स्टेटमेंट, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। देखिए साउंड वेव्स जो आपकी होती है ना, साउंड वेव्स ये भी आपकी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। और यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी वेव्स हैं ये भी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं, सपोज करिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर आपको कोई बात बताना चाहता हूँ, तो मेरी बात आप तक कैसे पहुँचती है? हवा में हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और जैसे ही मैं बोलता हूँ ये पार्टिकल्स हमारे वाइब्रेट करते हैं कुछ ऐसे आगे पीछे की तरफ। इसे ही हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कहते हैं। जब हमारे पार्टिकल्स जो हैं बैक एंड फ्रोथ मूव करते हैं ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला, ये पार्टिकल्स आपके आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे, इसी वजह से जो मैं बोलता हूँ आपके कानों तक पहुँच जाता है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्राइमरी वेव्स हैं उसमें भी जो पार्टिकल्स हैं बैक एंड फ्रोथ ही मूव करते हैं, इसी वजह से हमारी प्राइमरी वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल है, और यहाँ पर आपकी साउंड वेव्स भी क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है। जबकि हम बात करें
सेकेंडरी वेव्स की, सेकेंडरी वेव्स आपकी क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, क्योंकि यहां पर आपके पार्टिकल्स आगे पीछे की तरफ मूव नहीं करते बल्कि ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो ध्यान में रखना, साउंड वेव्स भी हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। प्राइमरी वेव्स भी हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। यानी यहां पर पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है बैक एंड फोर्थ आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से पहली स्टेटमेंट है सही। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइमरी वेव्स के बारे में, देखिए जो आपकी प्राइमरी वेव्स होती है ये हमारी तीनों मटेरियल से पास हो जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा जो हमारी सेकेंडरी वेव है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सॉलिड मटेरियल से ही पास होती है। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके अलावा यहां पर लिखा गया है दे मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी वेव जो है हमारी सबसे ज्यादा फास्ट रहती है, सबसे स्लो आपकी कौन सी है, सरफेस वेव है। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्राइमरी वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है जिसमें पार्टिकल्स जो है आपके बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर कभी आपका पार्टिकल जो है ज्यादा आगे की तरफ निकल जाएगा, कभी जो है पीछे की तरफ रह जाएगा। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, प्राइमरी वेव को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशनल वेव कहते हैं, और ये हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जबकि जो हमारी सेकेंडरी वेव है वो क्या थी, ट्रांसफर वेव थी। प्राइमरी वेव जो हमारी रहती है सबसे ज्यादा फास्ट रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो हमारा सरफेस वेव है उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव आपकी कौन सी होती है, सरफेस वेव होती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी वेव आपकी पास नहीं कर सकती हमारे जो लिक्विड है, गैस है, वहां से, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ पास करती है सॉलिड से, जबकि प्राइमरी वेव आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी से पास कर सकती है। इसी वजह से हमें शैडो जोन देखने को मिलता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे हमारी लेयर है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट हमारा पूरा का पूरा सॉलिड है, उसके नीचे सेमी सॉलिड है, देन हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड रहता है। तो आउटर कोर से हमारी जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो पास नहीं हो पाती। इसी वजह से इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमें किससे पता चलता है, हमारी सेकेंडरी वेव से पता चलता है। जहां से हमारी सेकेंडरी वेव पास नहीं होंगी इसका मतलब वहां पर सॉलिड नहीं है। इसी वजह से क्वेश्चन बने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमें कौन सी वेव से पता चलेगा, सेकेंडरी वेव से पता चलेगा। तो देखिए यहां पर हमने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें, ओजोन लेयर विच अब्सॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहां पर जो आपका ट्रोपोस्फेयर है ना, यहां पर हमारे मौसम में जितनी भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। जितने भी वेदर फिनोमेना देखने को मिलते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर हमें देखने को मिलती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है यहां पर जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है कम होता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है। अभी यहां पर आपकी जितनी भी वेदर डिस्टर्बेंसेस होती है ना वो होती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। इसी वजह से जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर वाला एरिया है काफी ज्यादा शांत रहता है। वाटर वेपर भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। वाटर वेपर बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। इसी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर तो देखने को मिलती ही है। इसके अलावा जो हमारे एरोप्लेन हैं यहां से फ्लाई करते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है आपका शांत रहता है, क्योंकि ज्यादातर जो वेदरिक डिस्टर्बेंसेस हैं वो आपकी कहां पर होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। इसके अलावा आपका होमवर्क है आज का, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमें कौन सी लेयर देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलता है, उसके बाद में हमें कौन सी लेयर्स देखने को मिलती हैं ये आप मुझे बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट जरूर करना है, तभी पता चलता है कि आप लोग काफी ज्यादा सीरियस हैं। इसके अलावा आप सभी का एक और होमवर्क है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन होती है, लेकिन थर्ड नंबर पर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस है ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके।
नीचे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, इसे ज्वाइन कर लेना। अभी 1-2 वीडियोस आपकी हो गई हैं टेलीग्राम के ऊपर। इन वीडियो लेक्चर्स में से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एमसीक्यू पूछूंगा। इसके अलावा अपने फायदे के लिए आज ही प्ले स्टोर के ऊपर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे सीडीएस कोर्स में ज़रूर एनरोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है सीडीएस की प्रेपरेशन के लिए। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।